हे गाइस, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा, बबाता लुओफेंग से कहती है तुम्हारा करंट यूज ऑफ स्पिरिट एनर्जी अभी तक काफी रफ है और तुम इस हाइब्रिड कॉपर एसेंस यानी श्रेड को बहुत ही सिंपल वे में यूज करते हो। इसलिए मैं अपने अनुमान से ये कह सकती हूँ कि तुम नॉर्मल स्टार ट्रेवलर 6 फाइटर्स के साथ फाइट कर सकते हो और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बस एक ट्रेजर है जिसे डिस्ट्रॉय करने में अनडाइंग फाइटर्स को भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद बबाता अपने सिर को हिलाते हुए लुओफेंग से कहती है जब तुम अपने घर जाओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर की इनहेरिटेंस दिलवाऊंगी और तुम्हें सिंपल ट्रेनिंग दूंगी जिससे तुम नॉर्मली स्टार ट्रेवलर लेवल 8 के फाइटर से लड़ पाओ। अब आगे, जो कि थंडर गॉड है, और अगर वो रियलिटी में तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तब भी शायद ही वो तुम्हारा मुकाबला कर पाए। ये जानकर लुओफेंग शॉक्ड हो जाता है। तभी बबाता उसे कहती है इसमें शॉक्ड होने वाली कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं डीमन बबाता कौन हूँ। और फिर वो कहती है लुओफेंग तुम ही एकमात्र डिसाइपल हो यूनमो प्लैनेट के और इस हाइब्रिड कॉपर एसेंस को उसके खिलाफ यूज कर सकते हो जो गलत पाथ पर चलेगा। तो इसलिए क्या ये नॉर्मल नहीं है कि तुम सीधे लेवल 7 और 8 में डायरेक्ट पहुंच जाओगे। जिसके बाद बबाता बड़े ही कॉन्फिडेंस और घमंड में लुओफेंग से कहती है तुम्हारे टीचर एक अनडाइंग फाइटर थे और वो बेस्ट अनडाइंग फाइटर्स में से एक थे। जिसके बाद लुओफेंग अपने मन में ही कुछ कहता है। तभी बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लुओफेंग से कहती है और आखिर में वे खतरनाक अनडाइंग फाइटर्स में से किसी एक अनडाइंग फाइटर के द्वारा मारे गए। जिसके बाद लुओफेंग क्यूरियस होकर बबाता से पूछता है आखिर क्यों मेरे टीचर को एनिमी ने मार दिया। वो एक इटर्नल बीइंग थे जो यूनिवर्स में घूमा करते थे। ऐसा क्या हुआ जिसमें एनिमी ने मेरे टीचर को मार दिया। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है क्या तुम इसके पीछे की वजह जानना चाहते हो। जिस पर लुओफेंग अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है अपने टीचर की डेथ का सीक्रेट जानने के लिए तुम्हें अनडाइंग फाइटर बनना होगा। ये सुनकर लुओफेंग स्पीचलेस हो जाता है और वो सोचता है ये बहुत दूर की बात है क्योंकि एक सेक्टर लॉर्ड बनने में ही 1 लाख ईयर्स का समय लगता है, तो अनडाइंग फाइटर बनने में न जाने कितने वर्षों का समय लगेगा। फिर वो कहता है और तो और चाइना का कल्चर भी सिर्फ 5000 साल पुराना ही है। जिसके बाद डार्क ब्लू ट्रायंगुलर ऑटो जेट लेट नाइट में जियांगनांग हेडक्वार्टर के ऊपर से यांगजो सिटी से फ्लाई करते हुए मिंगयू डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता है। अब मिंगयू डिस्ट्रिक्ट में लुओफेंग के घर की लाइट्स ऑन होती है और उसकी फैमिली हाउस एंट्रेंस पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि लुओफेंग ने उन्हें पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो जल्दी ही घर आने वाला है। जिसके बाद लुओफेंग का छोटा भाई अपने पेरेंट्स से कहता है मॉम डैड देखो वो फाइटर जेट है। तभी डार्क ब्लू फाइटर जेट धीरे से आसमान से जमीन में लैंड होकर ग्रास पैच पर रुकता है जो कि लुओफेंग के घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। अब कैबिन डोर ओपन होता है और लुओफेंग बाहर आता है जहाँ लुओफेंग ब्लैक बैटल यूनिफॉर्म में ड्रेस था। फिर वो पैशनेटली चिल्लाते हुए अपने मॉम डैड को आवाज लगाता है। अब लुओफेंग को घर पे वापस देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। हालांकि लुओफेंग के पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि बीते 3-4 दिनों में उसने काफी डिफिकल्ट चीजों को एक्सपीरियंस किया है। तभी दूसरे दिन की सुबह वो अपने फैमिली को एक वार्म फेयरवेल देकर होंगमिंग हेडक्वार्टर सिटी की तरफ निकलने के लिए रेडी होता है कि तभी उसके पेरेंट डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए लुओफेंग से कहते हैं तुम अभी तो आए थे और इतनी जल्दी जा रहे हो। तभी लुओफेंग अपने पेरेंट्स से कहता है मैं लंच में घर आऊंगा। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड से कहता है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो आपको आफ्टरनून में मिलेगा। और फिर लुओफेंग हंसते हुए अपने ऑटो जेट के पास चला जाता है। जिसके बाद डार्क ब्लू ट्रायंगुलर ऑटो जेट तेजी से फ्लाई करते हुए मिंगवी डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्टली होंग के हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। जिसके बाद लुओफेंग कहता है मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पेरेंट्स स्पिरिट ऑफ नेचर यूज करे और अब वो समय आ गया है कि मैं अपने ट्रेजर्स को एक्सचेंज करके उसे ले जा सकता हूँ। ये सोचकर लुओफेंग खुशी से झूम उठता है। जिसके बाद बबाता की वॉइस लुओफेंग के माइंड में गूंजता है। तभी लुओफेंग अपनी स्पिरिट एनर्जी का एक थ्रेड यूज करता है और अपने रिस्ट गार्ड को स्पिरिट स्पेस से कनेक्ट करता है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है लुओफेंग ये बहुत सही मौका है अपने ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने का। स्पिरिट ऑफ नेचर काफी अच्छी होती है और उसमें एनर्जी एसेंस भी होती है लेकिन उसकी अमाउंट काफी कम होती है, इसलिए ये नॉर्मल पीपल और स्टूडेंट के लिए यूजफुल होता है बट ये स्टार ट्रेवलर लेवल फाइटर के लिए बहुत कम है। स्पिरिट ऑफ नेचर चूज करने के बाद हम ये देखेंगे क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रेजर है जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है जरूर तुम्हारे हेड के पास हिडन वेपन होंगे। जिसके बाद लुओफेंग अपने माइंड में कैलकुलेट करते हुए कहता है पब्लिकली मेरे पास टोटल 4.5 व्हाइट क्रिस्टल्स है जिन्हें मैं 90 स्टार कॉस्ट के जितने बराबर के आइटम से एक्सचेंज कर सकता हूँ। खैर जो भी हो। फिर वो बबाता से कहता है तुम डिसाइड करना
तभी बबाता हंसते हुए लोफेंग से कहती है, तुम चिंता मत करो, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो होंगमिंग हेडक्वार्टर सिटी के स्पेसशिप के एंट्रेंस पर पहुंचने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सिल्वर हेयर्ड कॉकेशियन लेडी लग्जरियस ब्लैक लेदर कोट और हैट में वॉक करते हुए स्पेसशिप के एंट्रेंस से बाहर आती है कि तभी 3 सबॉर्डिनेट जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे वे जल्दी से उसे ग्रीट करने जाते हैं, जो उसे चेयरमैन और चांसलर कह के पुकारते हुए कहते हैं, क्या हम वापस जा रहे हैं। उन तीनों सबॉर्डिनेट्स में से 2 वॉर गॉड्स होते हैं और एक बटलर। तभी वो लेडी उनसे कहती है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अभी होंगनिंग बेस सिटी में 3 दिन रुकेंगे। फिर वो लेडी कहती है, अगर तुम एल्डर होंग से नेगोशिएट नहीं कर सकते तो कोई और इंस्पेक्टर और पर्सनल गार्ड ढूंढो। और वो ये सब हाई पिच में कहती है, जहाँ उसके फेशियल एक्सप्रेशन लेस होती है। और जब वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ के लोग उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और शायद वो HR अलायंस की चेयरमैन थी। जिसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहती है, होंगडिंग बेस सिटी पे ध्यान देना और मुझे अपडेट करना जब तुम्हें 3 गार्ड्स और 6 इंस्पेक्टर्स मिल जाए तो। तभी उनमें से बटलर उसे जल्दी से यस मैम कहता है। जिसके बाद एक मेबैक सेडन लग्जरी कार वहाँ पे आती है और वो सिल्वर हेयर्ड ओल्ड लेडी अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रोटेक्शन के साथ उस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर 1 घंटे बाद डार्क ब्लू ट्रायंगुलर ऑटो जेट स्काई से जमीन पर टरमैक के पास लैंड होता है। तभी वहाँ पर एक यूथ ब्लैक ड्रेस पहने और बैकपैक के साथ ऑटो जेट के कैबिन से जंप करता है। तभी कैबिन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी कुछ गार्ड्स उसे चिल्लाकर इन्वेस्टिगेटर कहते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और तो और कोई नहीं बल्कि हमारा सुपरस्टार लोफेंग होता है। जिसके बाद लोफेंग अपने बैकपैक के साथ जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाता है और ये शिप का हेडक्वार्टर था जहाँ केवल कुछ अपर लेवल फाइटर्स को एंटर करने की परमिशन थी और जिन लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है वो यहाँ के डिफेंस सिस्टम के द्वारा उसी वक्त मारे जा सकते हैं। और लोफेंग अपर लेवल फाइटर्स में से टॉप लेवल में था, इसलिए वहाँ उसे डायरेक्ट एंटर करने की परमिशन थी। अब रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग के बाद लोफेंग जल्दी से हेड को फाइंड करने लगता है। अब लोफेंग की वहाँ आने की खबर जल्दी से HR अलायंस के चेयरमैन के पास पहुँच जाती है। तभी गिगेंटिक शिप में वर्क करते समय अचानक बबाता कहती है, मैं देख सकती हूँ कि ये शिप कितनी डैमेज है और मैं रियलिटी चेक करना चाहती हूँ। पर ये काफी दुख की बात है कि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट शिप्स के सिस्टम और एनर्जी सोर्स आफ्टर डैमेज पूरी तरह से शटडाउन हो जाते हैं, इसलिए इसे चेक करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिस पर लोफेंग बबाता से कहता है, अगर तुम चेक भी कर लोगे तो भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये शिप तो हेड की ही है। तभी बबाता लोफेंग से कहती है, क्या तुम स्टूपिड हो? यूनमो प्लेनेट शिप रिपेयर नहीं हो सकती, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम अर्थ को छोड़कर जा सके। और क्या तुम ये सोचते हो कि हम बिना शिप के अर्थ को छोड़ जा पाएंगे? जिस पर लोफेंग बबाता से क्वेश्चन करते हुए पूछता है, क्या ये शिप उड़ सकती है? तभी बबाता लोफेंग को समझाते हुए कहती है, नहीं, ये शिप नहीं उड़ सकती, क्योंकि ये इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट शिप काफी लंबे समय से डैमेज है और मुझे लगता है कि इसके काफी जगहों में जंग लगा है। फिर बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लोफेंग से कहती है, समय के चक्र के साथ तो एक पावरफुल सेक्टर लॉर्ड भी रॉट बन जाता है और एक परफेक्ट इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट शिप को भी अगर 10,000 सालों तक अंडरग्राउंड रख दिया जाए तब उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगेगी। फिर भी एक परफेक्ट शिप में भी समय के चक्र के साथ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएगी। अब बबाता की ये बात सुनकर लोफेंग कहता है, तो फिर तुम शिप को देखकर शॉक क्यों हो गई थी? जिस पर बबाता लोफेंग को बड़ी एक्साइटेड होकर कहती है, अगर हमें और भी ऐसे रैक्स यानी मलबे अर्थ पर मिलेंगे तो क्या पता हमें उन सभी को असेंबल करके एक स्मॉल यूनिवर्स शिप बना पाए। ये जानकर लोफेंग शॉक होकर कहता है, असेंबल ए शिप, इज इट पॉसिबल? ये सुनकर बबाता लोफेंग से कहती है, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? फिर वो कहती है, मैं डीमन बबाता और एक लिविंग AI हूँ जिसके पास नॉलेज का भंडार है और बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेशन की नॉलेज मेरे पास है, वो भी इनफ मशीनरी मटेरियल और रोबोट्स के साथ। और तो और मैं एक लार्ज बैटल शिप भी बना सकती हूँ, न कि सिर्फ एक शिप को असेंबल कर सकती हूँ। और ये सब बबाता बड़े ही कॉन्फिडेंस से लोफेंग से कहती है। तभी लोफेंग खुशी से भर जाता है और वो क्यूरियसली इस वास्ट यूनिवर्स को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है और वो स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क को जानने के लिए उत्सुक था। जैसा कि बबाता ने उसे बताया था, वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क पे एंटर करने पर वो यूनिवर्स के काउंटलेस रेस से मिल सकता है, जबकि वो अभी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रिपेयर नहीं था। जिसके बाद लोफेंग बबाता से कहता है, बबाता मैं तुम्हारे लिए लार्ज अमाउंट में मशीनरी और मटेरियल बिल्ड कर सकता हूँ। अब रिस्ट पेन के स्पेस के अंदर बबाता के इस बात को सुनकर हेल्पलेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं। तभी बबाता लोफेंग से कहती है, लॉन्ग डिस्टेंस
फ्लाइंग के लिए इस यूनिवर्स में जो शिप की रिक्वायरमेंट्स होती है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इंटरनल एनर्जी सिस्टम की नहीं है बल्कि बॉडी स्ट्रेंथ की है। और जो अर्थ के मटेरियल्स है वो स्ट्रेंथ के टर्म्स में फ्लाइट को सपोर्ट करने में काफ़ी दूर है, इसलिए बेस्ट यही होगा कि हम यूनिवर्स शिप रैकेजेस यानी मलबे को असेंबल करें। और इसी के साथ आज का ये पार्ट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.